नमस्कार, माय नेम इज डीके। और इंडियन ज्योग्राफी को ख़त्म करने के बाद अब हम उतर गए हैं आधुनिक भारत की क्लास में। और मतलब ये आधुनिक भारत की इंट्रोडक्शन क्लास है। इससे पहले हम ज्योग्राफी को कंप्लीट पढ़ा चुके हैं, प्राचीन भारत को कंप्लीट पढ़ा चुके हैं। जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होते हैं, जहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं, मतलब इंपॉर्टेंट विषय, मैं वहाँ पर पहले वीडियोज़ बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की जो क्लास है वो इंट्रोडक्शन क्लास है, मतलब आधुनिक भारत में हम कितना पढ़ते हैं और क्या पढ़ते हैं, ये इस विषय पर आज की क्लास चर्चा करेगी। और कल से इसकी विस्तार पूर्वक क्लास आरंभ हो जाएगी। तो चलिए इसके सिलेबस को समझते हैं। आधुनिक भारत का सिलेबस क्या है? तो पहली बात तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो उसका नाम है मॉडर्न इंडिया। और मॉडर्न इंडिया को ही हम कहते हैं आधुनिक भारत। और आधुनिक भारत की जब हम बात करते हैं तो आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत जब इसकी शुरुआत, यदि कंपटीटर कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है तो वो कहाँ से इस बात को शुरू करता है? वो शुरू करता है यूरोपियों के आगमन से। एनसीईआरटी भी इसी चैप्टर को आधार बनाती है। पहला चैप्टर का नाम ही है यूरोपियों का आगमन। तो मैं अगर बात करूं चैप्टर का नाम, तो वो है यूरोपियों का आगमन। यूरोपियों का आगमन। और यूरोपियों के आगमन में बहुत सारी महान शक्तियां आई। जैसे इसी में बहुत सारी मतलब क्योंकि विशाल सेना रखती थी इसलिए महाशक्ति इनको कह रहे हैं। तो पहले नंबर पर आए थे पुर्तगाली, फिर दूसरे नंबर पर आए पुर्तगालियों के बाद यहां पर आए डच, डचों के बाद आए अंग्रेज, और अंग्रेजों के बाद आए डेनिस, और डेनिस के बाद आए फ्रांसीसी। तो कुल मिलाकर ये क्रम है पुर्तगाल से आने वाली मतलब शक्तियों का। और इसी क्रम में ये भारत में एंटर करेंगे। मतलब जो हमारा पहला लेसन होगा वो यूरोपियों के आगमन का होगा। फिर हम इस लेसन को अच्छे से समझेंगे और ये महाशक्तियाँ आपस में युद्ध करेंगी। और युद्ध करने के बाद फाइनली जो जीतेगी वो होगी अंग्रेज। तो पहले इनके बीच संघर्ष होगा और संघर्ष के बाद इनमें से जो विजय शक्ति होगी वो अंग्रेज होगी। तो इसका मतलब आगे की जितनी नीतियां हम पढ़ेंगे वो ब्रिटिश साम्राज्य नीति के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो दूसरे नंबर का जो चैप्टर होगा वो होगा ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति। ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति, तो ये हमारा दूसरा चैप्टर होगा। साम्राज्यवादी नीति के अंतर्गत ये जिन राज्यों को जिन राज्यों को जीतेंगे, जिन भूभागों पर ये कब्जा करेंगे, चाहे युद्ध के जरिए चाहे षड्यंत्र के जरिए हम, और वो षड्यंत्र किस तरीके का होगा, किन संधियों के तहत वो षड्यंत्र किया जाएगा, इन सभी को पढ़ना होता है इस चैप्टर में। जो सबसे पहले जिस राज्य को ये जीतेंगे तो वो होगा बंगाल। तो बंगाल का अधिग्रहण हम पढ़ेंगे। बंगाल के बाद ये फिर मैसूर में विजय प्राप्त करेंगे। तो दूसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे मैसूर का अधिग्रहण या मैसूर विजय। फिर इसके बाद इनकी लड़ाई होगी मराठाओं से, और मराठा विजय को भी हम पढ़ेंगे कि मराठाओं को ये लोग कैसे जीतते हैं और वहाँ पर कौन कौन से राजा थे और किन किन के साथ इनके युद्ध होते हैं, कौन कौन सी प्रमुख इनकी संधियाँ हैं। फिर इसके बाद हम इनकी विजय पढ़ेंगे पंजाब विजय। पंजाब विजय के बाद ये अवध को जीतेंगे। तो ये पढ़ने का हमारा क्रम होगा। तो दूसरा जो चैप्टर होगा वो ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति का प्रसार, आप इसको प्रसार कह सकते हैं, ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति का प्रसार। फिर इसके बाद है ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति क्या थी, मतलब ये जो तीसरा चैप्टर है हम ये पढ़ेंगे ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति। ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति, और इसमें भी जो सबसे प्रमुख है जैसे हड़प नीति, जैसे वेलेंजली की सहायक संधि, तो जैसे सहायक संधि और जैसे हड़प नीति, इन सब नीतियों को हमें पढ़ना है तीसरे चैप्टर में। फिर हमारा जो चौथा चैप्टर होगा, अब देखिए कुल मिलाकर यहाँ पर इनका एकमात्र उद्देश्य बच जाता है कि किस तरीके से अपने आर्थिक हितों को, मतलब आर्थिक हितों को पूरा किया जाए। तो अब इनके पास जो चौथा चैप्टर होगा वो होगा ब्रिटिश आर्थिक नीति।
तो हम इसमें पढ़ेंगे ब्रिटिश आर्थिक नीति, और आर्थिक नीति के अंतर्गत ही बहुत सारे सब टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे उपनिवेशवाद और उसके चरण, मतलब जैसे इसी के अंतर्गत उपनिवेशवाद और उसके चरण। और क्या पढ़ने को मिलेगा हम इसमें, उपनिवेशवाद और उसके चरण के बाद मतलब भू राजस्व नीति हम इसमें पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, कृषि का वाणिज्यीकरण, कृषि का वाणिज्यीकरण। और क्या पढ़ेंगे, औद्योगिक नीति, और क्या पढ़ेंगे औद्योगिक नीति के बाद हस्तशिल्प उद्योगों का पतन, हस्तशिल्प उद्योग, जो भारत के हस्तशिल्प उद्योग थे उनका पतन अंग्रेजों ने किया था, तो ये हमें पढ़ना है किस तरीके से उन्होंने इनका पतन किया था। रेलवे, हम इसमें पढ़ेंगे रेलवे। और क्या पढ़ेंगे, धन की निकासी, धन की निकासी। फिर इसके बाद ये हमारा जो टॉपिक का चौथा विषय होगा। इसके बाद हमारा जो पांचवा विषय है वह है ब्रिटिश प्रशासनिक नीति, मतलब इनकी जो प्रशासनिक नीति थी वो किस तरीके की थी। तो हमारा जो चौथा विषय होगा इसके बाद ब्रिटिश, अच्छा ये 4 के बाद है 5वें नंबर का विषय ब्रिटिश प्रशासनिक नीति। और फिर क्या पढ़ेंगे, ब्रिटिश प्रशासनिक नीति के अंतर्गत अगर आप सब हेडिंग देखना चाहो तो क्या पढ़ सकते हैं। ब्रिटिश प्रशासनिक नीति के अंतर्गत जो सिविल सेवा है वो सैन्य व्यवस्था और न्यायिक व्यवस्था, तो सिविल सेवा, सैन्य व्यवस्था और सिविल सेवा, सैन्य व्यवस्था और क्या, न्यायिक व्यवस्था। तो ये कौन कौन सी नीति हैं, मतलब प्रशासनिक नीति के अंतर्गत ही अंग्रेजों की नीतियों को रखा जाता है। इसके बाद है ब्रिटिशों की सामाजिक नीति, 6ठे नंबर पर ब्रिटिश सामाजिक एवं सांस्कृतिक नीति। इसी के अंतर्गत पढ़ा जाता है ब्रिटिश सामाजिक एवं सांस्कृतिक नीति। और इसमें क्या है, देखो जब कभी भी ये समाज को छेड़ने का प्रयास करेंगे और क्या होगा, संस्कृति में बदलाव करने का प्रयास करेंगे, तो भाई इससे क्या होगा, लोगों की आस्थाओं को ठेस पहुंचेगी। तो यहीं पर आपको बहुत सारे सुधार देखने को मिलेंगे, जैसे विभिन्न धार्मिक सुधार, विभिन्न धार्मिक सुधार इसी दौरान देखने को मिलेंगे। दूसरे नंबर पे और क्या पढ़ेंगे हम, इसके बाद हम पढ़ेंगे शिक्षा नीति। और क्या पढ़ेंगे, तीसरे नंबर पर प्रेस नीति। प्रेस नीति का मतलब है, प्रेस नीति मतलब जैसे हम कह सकते हैं न्यूज़ चैनल, आज के जो न्यूज़ चैनल हैं या अखबार वगैरह, उस वक्त तो अखबार था ना, तो उनकी ये नीति क्या थी, इनके प्रति इनकी नीति किस तरह की थी, किस तरह का रवैया था, हमें ये पढ़ना होता है। फिर जो 7वें नंबर पर हम पढ़ेंगे वो है भारतीय प्रतिक्रिया, भारतीय प्रतिक्रिया। और भारतीय प्रतिक्रिया के अंतर्गत भी कई समूह आपको देखने को मिलेंगे, जैसे किसानों का विद्रोह आपको देखने को मिलेगा। तो किसान किस तरीके से इनका मतलब विरोध कर रहे हैं, तो हम उसी को किसान विद्रोह के अंतर्गत रखते हैं। जनजातीय विद्रोह के अंतर्गत इसको रखते हैं, जनजातीय विद्रोह। और 1857 की जो क्रांति थी उसका जो परिणाम निकला, या वो किस कारण से हुई थी, क्या कारण था 1857 की क्रांति हुई और उसके क्या परिणाम निकले, और उसके बाद ब्रिटिश साम्राज्यवाद में क्या परिवर्तन देखने को मिलता है। तो इसका मतलब 1857 की क्रांति को भी हम पढ़ेंगे, मतलब सातवें चैप्टर में। तो ये है हमारे पास 1857 की क्रांति। फिर भारतीय प्रतिक्रिया के बाद हम जो पढ़ेंगे वे हैं सामाजिक धार्मिक आंदोलन।
तो इसके बाद जो है ना 8वें नंबर पे जब हम पढ़ेंगे तो वो है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। फिर इसके बाद हम ये पढ़ेंगे मतलब इन सामाजिक सुधार धार्मिक सुधार आंदोलनों का उदय का कारण क्या था, और उदय का कारण क्या था और इनका स्वरूप कैसा था और इनका परिणाम क्या निकला। तो मतलब सबसे पहली बात उदय का कारण क्या है, इनका हम पढ़ेंगे उदय का कारण। फिर हम पढ़ेंगे स्वरूप कैसा है और क्या पढ़ेंगे, स्वरूप के बाद हम पढ़ेंगे इनका परिणाम क्या निकला। तो कुल मिलाकर सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के बाद हमारा जो बड़ा जो टॉपिक रह जाएगा, तो जहां से अधिकतर प्रश्न आते हैं वह है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन या राष्ट्रीय आंदोलन। तो हम पढ़ेंगे इसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन। और राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत बहुत सारे चरण देखने को मिलेंगे। पहली बात तो यही चरण हमें जानना है, उदय का कारण क्या था। तो पहले नंबर पर हम पढ़ेंगे उदय का कारण। फिर इसके बाद जो सबसे बड़ी घटना इसमें देखने को आपको मिलेगी वो होगी कांग्रेस की स्थापना। तो हम पढ़ेंगे कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस की स्थापना के बाद इसी दौरान मतलब कांग्रेस की स्थापना में ही कई चरण, 2 चरण देखने को मिलते हैं मोटे तौर पर। एक है उदारवादी चरण, मतलब उदारवादी चरण। फिर इसके बाद है उग्रवादी चरण। तो 2 चरणों से ये क्रांतिकारी जो आंदोलन है ये गुजरा। कांग्रेस की स्थापना 2 चरणों में देखने को मिल सकती है। एक चरण उदारवादी चरण है, एक है उग्रवादी चरण। फिर इसके बाद उग्रवादी, फिर इसके बाद होगा क्रांतिकारी चरण। क्रांतिकारी चरण और गांधीवादी चरण। गांधीवादी चरण, गांधीवादी चरण। और फिर जो है ना इसके बाद कुल मिलाकर ये सबसे बड़ा टॉपिक होगा राष्ट्रीय आंदोलन। यहीं पर हमें सारे, क्योंकि सभी लीडर्स आपको जो बड़े बड़े नेता देखने को मिल रहे हैं, गांधी जी इसी दौरान देखने को मिल रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसी दौरान देखने को मिल रहे हैं, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर अंबेडकर इसी दौरान देखने को मिल रहे हैं। तो बड़े बड़े क्रांतिकारी नेता यहीं पर देखने को मिल रहे हैं। फिर इसके बाद आपको पता ही है कि फाइनली भारत को आज़ादी मिलेगी, और भारत की आज़ादी में सबसे बड़ी बाधा थी जिन्ना, क्योंकि जिन्ना को चाहिए था अलग देश। वो धर्म के आधार पर पाकिस्तान की मांग कर रहे थे। फाइनली में इस अपनी इस मतलब कोशिश में सफल भी होते हैं और भारत का फाइनली विभाजन होता है। तो इसका मतलब स्वतंत्रता तो मिलती है लेकिन विभाजन के साथ। तो इसके बाद जो हमारा 10वां टॉपिक है भारत का विभाजन और भारत का विभाजन और भारत की स्वतंत्रता। भारत की स्वतंत्रता, भारत के विभाजन और भारत की स्वतंत्रता के बाद जो हम पढ़ेंगे वह है अन्य देशी रियासत और उनका एकीकरण। तो 11 नंबर का टॉपिक हम पढ़ेंगे अन्य देशी रियासत, अन्य देशी रियासत और उनका एकीकरण। और भूदान आंदोलन भी इसी दौरान देखने को मिलेगा, भूदान आंदोलन। और फिर जो 12वां टॉपिक है इसी को बोलते हैं संवैधानिक सुधारों की यात्रा। देखिए जो संवैधानिक सुधारों की यात्रा है ये पॉलिटी का और इंडियन मतलब मॉडर्न इंडिया का कॉमन टॉपिक है। हम इसी को हम कह सकते हैं संक्रमणकालीन टॉपिक, क्योंकि बीच में है, क्योंकि मॉडर्न इंडिया में भी पढ़ना होता है और पॉलिटी के लोगों को भी पढ़ना होता है। तो इसीलिए मैं सबसे लास्ट में इसको पढ़ाऊंगा, संवैधानिक सुधारों की यात्रा। और संवैधानिक सुधारों के बाद ही आपको पता है कि हमारे हाथ में लगता है
मतलब इसको पढ़ने के बाद हमारे हाथ आएगी एक खूबसूरत किताब जिसको कहते हैं भारत का संविधान। और भारत के संविधान के बाद हमारे पास एक पुस्तक आएगी और उसी को हमें फिर पढ़ना है, फिर वहाँ से पॉलिटी शुरू हो जाएगी। तो मॉडर्न इंडिया के तुरंत बाद हमें जो पढ़ना चाहिए वह है पॉलिटी। यहाँ तक की जो क्लास है ये हमारे 1 महीने का, लगभग 1 महीने का टारगेट है। 1 महीने में लगभग हम इसको कंप्लीट कर देंगे, जिसमें संडे की छुट्टी को हटा दो अगर आप। कुल मिलाकर 25 क्लास के आसपास ये कंप्लीट होना चाहिए। कोशिश ये रहेगी कि कम क्लास में कंप्लीट किया जाए, लेकिन फिर भी क्योंकि आधे घंटे से ज़्यादा ड्यूरेशन यदि क्लास की हो जाती है तो व्यूज़ नहीं आते, लोग सब्सक्राइब भी नहीं करते। मैं इतने अच्छे से मेहनत करता हूँ, चीज़ें पढ़ाता हूँ, और फिर भी मैं कोशिश करूँगा और बेहतर किया जाए। मोबाइल से वीडियो शूट हो रही है। अभी मैं एक बार दोबारा से फिर बता दूं, पहले चैप्टर में हम पढ़ेंगे यूरोपियों का आगमन, नंबर 1 पे पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी, इसी क्रम में पढ़ेंगे। इसके बाद ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति का प्रसार कहाँ कहाँ हुआ। सबसे पहले बंगाल जीता, फिर मैसूर जीता, मराठा जीता, पंजाब जीता और फिर अवध जीता। इसके बाद जो तीसरे नंबर का जो हमारा चैप्टर है वह है ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति। ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति के अंतर्गत जैसे वेलेंजली की सहायक संधि है और जैसे हड़प नीति है, ये भी हमें पढ़ना है। फिर इसके बाद जो चौथा चैप्टर है वह है ब्रिटिश आर्थिक नीति। ब्रिटिश आर्थिक नीति के अंतर्गत हमें पढ़ना होता है उपनिवेशवाद और उसके चरण क्या है। पहले हम समझेंगे उपनिवेशवाद क्या है और उसके विभिन्न चरण क्या हैं, उसका मतलब क्या है, ये पढ़ना होता है। इसके बाद भू राजस्व नीति क्या है, मतलब ये इनके जो भूमि पर संबंधित जो कानून है वे किस तरीके से हैं, हमें ये पढ़ना होता है। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पे कृषि का वाणिज्यीकरण और उद्योगों का औद्योगिक नीति और हस्तशिल्प उद्योग, जो हमारे यहाँ पे छोटे छोटे उद्योग थे उनको कैसे अंग्रेजों ने नष्ट किया और किस नीति के तहत वे स्वतः ही नष्ट हो गए, कैसे वे पतन की ओर चले गए, उसको इस चैप्टर में पढ़ना होता है, हस्तशिल्प उद्योगों के पतन में। फिर हम इसमें आगे पढ़ेंगे रेलवे नीति, क्यों अंग्रेज भारत में रेलवे लेके आए, लाने का क्या उद्देश्य था, उसके क्या परिणाम थे और क्या परिणाम निकले, इससे भारत को लाभ हुआ भी या नहीं हुआ, या क्या वे केवल भारत की बेहतरी के लिए लाए थे या अपने आर्थिक हितों को ध्यान में रख कर लाए थे, ये सब पढ़ना होता है रेलवे में। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे धन की निकासी। भारत का जो धन है वो ब्रिटिश कैसे पहुंच रहा है, उसको मतलब उसकी एक वैज्ञानिक व्याख्या की थी दादा भाई नारोजी ने, और दादा भाई नारोजी ने ही धन के निकासी का सिद्धांत दिया। उन्होंने समझाया कि भारत का जो धन है वो कैसे ब्रिटेन पहुंचता है, कैसे वहाँ के लोग संपन्न होते जा रहे हैं और हम लगातार अकाल से पीड़ित हो रहे हैं, हम लगातार मर रहे हैं। तो हमें ये जो है ना पढ़ना होता है। फिर इसके बाद ब्रिटिश प्रशासनिक नीति हम पढ़ेंगे कि इनकी जो ये प्रशासन करते थे तो इनकी ये प्रशासन किस तरीके से करते थे और उसमें सिविल सेविका की मतलब सिविल सेवकों की भूमिका क्या है और इनकी सैन्य व्यवस्था किस तरीके से काम करती है और न्यायिक प्रशासन भी किस तरीके से काम करता है, ये हम इस प्रशासनिक व्यवस्था में पढ़ेंगे। फिर जो 6 नंबर का है, फिर इसमें हम पढ़ेंगे ब्रिटिश सामाजिक एवं सांस्कृतिक नीति, मतलब समाज और संस्कृति को लेकर इनके क्या विचार हैं, किस तरीके से ये इन पर कानून और नियम बनाते हैं, हमें ये पढ़ना होता है। और विभिन्न धार्मिक सुधार, इनके द्वारा जो भी सुधार किए गए हैं भारतीय समाज के अंतर्गत, वो सब पढ़ना होता है। और इनकी शिक्षा नीति, संस्कृति के अंतर्गत शिक्षा आ जाएगा। तो संस्कृति नीति किस तरीके की थी, मतलब भारत के लोगों को अगर शिक्षा का बीड़ा ये लोग उठा रहे हैं तो उनकी नीति क्या है, हमें ये पढ़ना है। फिर इसके बाद इनकी प्रेस नीति क्या है, प्रेस नीति के अंदर पत्रकारिता के क्षेत्र में ये किस तरीके के कानून को नियमों को मानते हैं और किस तरीके के कानून भारत के लोगों पर लागू करते हैं, यहाँ पर प्रमुख पत्रिकाएं वगैरह को पढ़ना होता है, यहाँ हम वो पढ़ेंगे। फिर इसके बाद है भारतीय प्रतिक्रिया। भारतीय प्रतिक्रिया का मतलब है अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भारतीय जनता का, तो जैसे किसान विद्रोह, जनजाति विद्रोह, और जैसे 1857 का जिसको हम प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन भी कहते हैं, कई बार जो है ना इस पर विवाद है, लेकिन 1857 की खूनी क्रांति के नाम से ज़्यादातर लोग इसको जानते हैं। 1857 की क्रांति हम इसमें पढ़ेंगे। फिर 8वें में हम पढ़ेंगे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, और सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के पहले हम पढ़ेंगे उदय क्यों हुआ, उदय के कारण क्या थे। फिर हम पढ़ेंगे इसका स्वरूप कैसा था, मतलब उदय हुआ तो फिर इसका स्वरूप कैसा था और फिर इसके परिणाम क्या निकले। फिर 9वें चैप्टर में हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आंदोलन, और राष्ट्रीय आंदोलन के भी उदय के कारण क्या थे, कांग्रेस की स्थापना क्यों की गई, और कांग्रेस की स्थापना के बाद कांग्रेस के 2 चरण से गुजरा। पहला था उदारवादी चरण, दूसरा था उग्रवादी चरण। उदारवादी और उग्रवादी के बाद क्रांतिकारी चरण भी देखने को मिलता है, और इसी के बाद एक व्यक्ति के नाम पर अलग से युग होगा जिसका नाम है गांधीवादी युग। गांधी की भूमिका क्या है, गांधी को डिटेल में पढ़ना होता है इस चरण में। राष्ट्रीय आंदोलन सबसे बड़ा
जो टॉपिक है इसमें राष्ट्रीय आंदोलन ही है, हमें इसको पढ़ना है। फिर इसके बाद फाइनली राष्ट्रीय आंदोलन के बाद फाइनली हमारे हाथ लगती है आज़ादी, और आज़ादी में भी आज़ादी मिलने से पहले एक व्यक्ति हैं मोहम्मद अली जिन्ना, क्योंकि वे अड़े रहते हैं कि हमको अलग धर्म के आधार पर पाकिस्तान चाहिए। उनका तर्क है कि मतलब मेजॉरिटी हिंदू माइनॉरिटी मुसलमानों पर हक जमाए या उन पर रूल करे, इसका अधिकार हिंदुओं को नहीं है। इस तर्क पर वे पाकिस्तान की स्थापना करवा लेते हैं। तो इसका मतलब भारत को आज़ादी तो मिलती है लेकिन विभाजन के साथ मिलती हैं। तो पहले विभाजन होता है, इसलिए भारत का विभाजन पहले पढ़ेंगे, उसकी परिस्थितियां सब जानेंगे, फिर इसके बाद भारत की स्वतंत्रता को पढ़ेंगे। फिर इसके बाद जो अन्य देशी रियासत थी, देखो रियासतें किनको बोलते हैं ये हम वहीं समझेंगे। जो अन्य देशी रियासतें थी उनका एकीकरण मतलब भारत में कैसे उनको मिलाया गया, और सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन की उसमें क्या भूमिका है, हमें ये पढ़ना होता है। और इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और रह जाता है, भूदान आंदोलन, और जो लास्ट में बचेगा वो है संवैधानिक सुधारों की यात्रा, और यहाँ से पॉलिटी की शुरुआत हो जाती है और मॉडर्न इंडिया समाप्त होता है इसी पॉइंट पे। अगर आप यहाँ तक हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।